नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के बारे में। ये जो मिशन है, इसकी घोषणा करी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आने वाले टाइम पीरियड में आप देखेंगे हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं, पार्टिकुलरली यहाँ पर इनफिल्ट्रेटर्स का बार बार जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इनफिल सबसे पहले तो इनफिल्ट्रेशन हम समझते हैं, ठीक है भाई। जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं वो आखिर हैं कौन? जिनके पास में पासपोर्ट नहीं है या फिर जिनका पासपोर्ट खत्म हो चुका है, ऐसे लोग को हम बोलते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। आखिर ये लोग आते क्यों हैं हमारे देश में, इस चीज को भी समझना है। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारे देश की कानूनी व्यवस्था क्या है। ऑलरेडी से तो हमारे यहाँ पर कानून मौजूद है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये क्यों कहना पड़ा कि हम एक नया मिशन चालू करेंगे। जैसे कि अभी बिहार में एसआईआर आया है, असम में एनआरसी आई थी। कैसे भी करके जो अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं, पार्टिकुलरली रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी लोग, ये सब आउट होने वाले हैं इस मिशन में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले तो हम समझते हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स कौन लोग हो सकते हैं। इसको दूसरी लैंग्वेज में हम इलीगल माइग्रेशन बोल सकते हैं। इलीगल माइग्रेशन का मतलब है ट्रांस बाउंड्री माइग्रेशन, मतलब एक देश से दूसरे देश की बाउंड्री में लोगों का आना जाना, लेकिन उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। वो लोग इलीगल तरीके से दूसरे देश की बाउंड्री में घुस गए हैं। यहाँ पर हम चर्चा भारत की करेंगे दोस्तों। यदि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो सिटीजनशिप कानून चलता है हमारा 1955 का। इसके हिसाब से इलीगल इन्फिल्ट्रेटर या फिर माइग्रेंट्स वो है एक ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में एंटर कर रहा है बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के, या फिर उसके पास में कोई और प्रिस्क्राइब्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर with a valid passport or other prescribed travel document but remains in India beyond the permitted time period। कागज तो है उसके पास में, लेकिन उसकी डेट निकल चुकी है, इसके बावजूद भी वो रह रहा है। ऐसे लोग को हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है कि ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स लोग हैं, ये हमारे जो ट्राइबल्स लोग हैं, बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में देखा जाए, म्यांमार वाला जो एरिया है, ठीक है, एकदम जो पहाड़ी राज्य है जहां पर कुकी जैसे लोग समुदाय रहते हैं, जहां पर कहना चाहिए दोनों तरफ की बॉर्डर को ओपन किया गया था कि यहाँ के आदिवासी लोग उधर चले जाएं, उधर के इधर आसानी से आ जाएं, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, रिश्तेदारी है, गोली दवाई है, ट्रेड है, ये सारी चीजें चलती रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि म्यांमार से लोग आ आके ट्राइबल्स लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, बांग्लादेश से आ आके रोहिंग्या मुसलमान लोग इनके अधिकारों पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हम एक मिशन लेकर के आएंगे ताकि इस प्रकार के लोगों को हम आउट कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा किया है कि हम सेटअप करेंगे एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन को, ताकि हम डील कर सकें इन्फिल्ट्रेशन के चैलेंजेस को। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में ऑलरेडी से इस चीज से निपटने के लिए कानून है, इसके बावजूद भी इतनी जरूरत क्या पड़ गई, या फिर हमारे जो कानून हैं वो फेल हो गए हैं, हम ये समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिमार्क्स आया है ऐसे टाइम पीरियड में आया है जब अभी हाल फिलहाल में बीजेपी की तरफ से जो बहुत सारे राज्यों की तरफ से कुछ क्रैकडाउन चलाए गए हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर। इसमें क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो
बांग्ला बोलने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को भी क्या मान लिया जा रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिए मान लिया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। अभी जो क्रैकडाउन चल रहा है इसकी आलोचना अपोजिशन की तरफ से करी जा रही है, कड़ी आलोचना। आप जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के ऊपर कहना चाहिए अभी आउट करने की जो मुहिम चलाए हैं बहुत जगह में, उसके ऊपर। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हम जो है एक वेल थॉट आउट कॉन्स्पिरेंसी के अंतर्गत ये लोग घुस रहे हैं हमारे यहाँ पर। इससे हमारे देश की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। इसके अलावा नया नया जो क्राइसिस है अब आने वाले टाइम पीरियड में होने वाला है, देश के जो मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई आवाज ना उठा सके, इसलिए शायद ये मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है। दूसरी बात ये है, आरएसएस भी ये चीज चाहती है, इस कारण से भी ये मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओपनली प्रशंसा किया है आरएसएस की कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। पता नहीं ऐसा कौन से बड़े बड़े काम कर दिया है इसने, कोई युद्ध रुकवा दिया है कि युद्ध में कोई बहुत बड़ी सहायता भेज दी है आरएसएस ने। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे दोस्तों, तो जो बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं हमारे देश में, जो कहना चाहिए तख्ता पलट हुआ था, अभी शेख हसीना की सरकार गिरी थी, तो उस टाइम में अत्याचार झेल झेल के लोग क्या करें, मजबूरी में जान बचा बचा कर कहीं यहाँ भाग रहे हैं, कहीं वहां भाग रहे हैं, पहुंच गए इंडिया के बहुत सारे राज्यों में वो लोग। आप मई के महीने से ही देखोगे ना, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है एक नया नया क्रैकडाउन इलीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्या माइग्रेंट्स के ऊपर। हर जगह ये चीज हमें न्यूज में सुनाई दे रही थी। प्रीवियसली गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या बोला था कि इंडिया में लगभग लगभग 20 मिलियन बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं। तो वो चीज जो बोली गई थी, शायद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आ गई 15 अगस्त के दिन, इसलिए अचानक से आंख खुल गई है। साथ ही साथ 2024 का जो चुनाव हुआ था, इस दौरान भी जो थीम थी उसमें इसका विशेष जिक्र किया गया था कि जो इन्फिल्ट्रेशन है इसको कैसे करके हम खत्म कर सकते हैं। और ये मुद्दा कुल मिलाकर के हिंदुओं को एकजुट करने के लिए तो बहुत ही अच्छा मुद्दा है कहना चाहिए, क्योंकि जब भी हिंदू मुसलमान की बात आ जाती है तो वहां पर एकदम राष्ट्रीय एकता जैसा मुद्दा यहाँ पर उठ करके खड़ा हो जाता है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म किया जाता है, स्पेशली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, जो आरोप लगाता है कि जो बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स हैं उनको तक आप टारगेट कर दे रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, इस प्रकार के जो अवैध प्रवासी लोग हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं, ये हमारे देश के युवाओं की रोजी रोटी को छीन रहे हैं। इसके अलावा ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये टारगेट कर रहे हैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, मेरे देश की बहन और बेटियों को। दीज इन्फिल्ट्रेटर मिसलीड इनोसेंट ट्राइबल्स एंड कैप्चर देयर लैंड। साथ ही साथ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, आदिवासियों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि हालांकि इस मिशन के बारे में अभी कोई भी ज़्यादा जानकारी हमारे पास में नहीं है, इसलिए कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे, क्या प्लानिंग होने वाली है, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन हमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे देश में कौन कौन से कानून अवेलेबल है। सबसे पहले तो संवैधानिक व्यवस्था की बात करें, आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 कहता है कि इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी ऑब्लिगेशन को भारत पालन करेगा इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल विथ वन एनोदर। चाहे वो हमारे देश के नागरिक हों चाहे वो विदेशी नागरिक हों, संविधान के हिसाब से ही हमको डिपोर्ट करना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि एकदम जबरदस्ती आप उनको खदेड़ दे रहे हैं। ये चीज सिटीजनशिप एक्ट 1955 में भी उल्लेख किया गया है कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कौन हो सकते हैं।
1955 का कानून कहता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनके पास में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी ख़त्म होने के बावजूद भी रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। फॉरेन नेशनल हु एंटर्स विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना कागज के ही हमारे देश में घुस गया है। इसके बाद हमारे देश में कानून चलता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे देता है कि किसी भी फॉरेन नेशनल को आप देश से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों को एक बात और यहाँ पर यह याद रखना है कि 1951 का यूएन कन्वेंशन एंड 1967 का जो प्रोटोकॉल है, इसके ऊपर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है, जो कि रिफ्यूजी से रिलेटेड है। और ये जो कानून है, ये कानून कहता है कि भाई कोई सताया हुआ, तड़पाया हुआ, मारा पीटा हुआ व्यक्ति यदि आपके यहाँ पर जा रहा है, जो उसकी जान को खतरा है, फिर से यदि वो चला जाए तो उसको आप डिपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब आपके पास में कोई ना कोई ठोस चीज होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको वहां भेज सकते हैं। लेकिन भारत ने इस कानून के ऊपर साइन नहीं किया है। दूसरी बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो मामला होता है वो नेशनल लेवल का मामला होता है। इसलिए यदि किसी को देश से निकालना है तो ये किसके हाथ में चले जाता है? ये केंद्र सरकार की पावर में चले जाता है। सरकार ने असम में एनआरसी लाई थी। एनआरसी लाने का भी यही उद्देश्य था जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे देश में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है 1964 का। इस प्रकार के जो ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं ये जल्दी जल्दी केस को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। एंड ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करते हैं वेदर ए पर्सन इज फॉरेनर और नॉट। ये सब चीज ट्रिब्यूनल के अंडर में चले जाती है और ये चीज आती है 1946 एक्ट के अंतर्गत, वो लोग देखरेख करते हैं। इसके बाद मल्टीपर्पस आइडेंटिटी कार्ड 2010 में क्या हुआ, आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ताकि प्रोवाइड किया जा सके पूरे देशवासियों को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ताकि पता चल सके कि कौन हमारे देश का नागरिक है और कौन विदेशी है, इस चीज का पता लगाया जा सके। साथ ही साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है 2016 का, ये भी हम लेकर के आए हैं। मतलब पहले के कानून में हम सुधार किए हैं ताकि प्रोवाइड किया जा सके सिटीजनशिप। पार्टिकुलरली यहाँ पर भी आप देखोगे ये जो कानून में संशोधन हुआ था ना, इसमें ऐसे लोग जो कि सताए हुए हैं, ठीक है, जिनका उत्पीड़न हुआ है किसी देश में, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के, इन लोगों को तो आप सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दोगे। लेकिन जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो कि सताए गए हैं, तड़पाए गए हैं, मारे पीटे गए हैं किसी कारणवश, ठीक है, उनके देश में तख्ता पलट हुआ है, सरकार गिरा दी गई है, ऐसी कंडीशन में यदि वो लोग भाग के आए हैं तो उन मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं दोगे। आप नागरिकता दोगे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन को। तो ये यहाँ पर बात थोड़ी सी गलत हो जाती, इसलिए इस एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था।